चलो खैर, एचसीवी में से आपने इतनी प्रॉब्लम्स मुझे बताई हैं, इनमें से क्वेश्चन नंबर 12 तो क्लास इलस्ट्रेशन है, ठीक है। और भी बहुत सारी क्लास इलस्ट्रेशन है, वो मैं याद दिला दूंगा आप लोगों को। ओके, फोर्थ का बी पार्ट, व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार द मीटर रीड्स 12352 किलोमीटर, व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर 2 आवर्स द रीडिंग इज 12416 किलोमीटर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। पहली डिस्टेंस जोड़ लो, ठीक है ना, दूसरी डिस्टेंस जोड़ लो और 2 आवर्स से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाता है एकदम। What is the average velocity? एवरेज वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वेलोसिटी पूछ रहा है वो, इसलिए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करना पड़ेगा। डेल्टा टी तो 2 आवर्स हो गए, डेल्टा एक्स हो गया 0, ठीक है ना, कोई पाथ की लेंथ थोड़ी ही लगेगी उसमें। ठीक, ये था फोर्थ का बी पार्ट। अगर आप अपने घर से निकले हो और वापस घर ही आ गए हो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो गई 0। ये फोर्थ का बी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद सेवंथ में क्या बोला, एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट t इज इक्वल टू 0। इसका डायग्राम दिया गया नेक्स्ट लाइन में इस तरीके से। 7 में देखो क्या है, 7 में उसने ऐसे दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है, ये वाली चीज कितनी है 5, ठीक, 10 20 30, ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है और ये 40 अगर कंटिन्यू रहा तो, ठीक, 30 तक ही काम खत्म हो गया। तो इसने बोला फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड्स एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। यहीं का यही पोजीशन, अगर यहीं पे वेलोसिटी बनाया जाए, देखो यहीं का यहीं अगर मैं वेलोसिटी बनाऊं तो देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे चलेगा यहां तक। उसके बाद एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्लो होके, क्योंकि जितने टाइम के लिए बढ़ा था उतने टाइम के लिए कम हुआ है, तो स्लो होके वापस 0 हो जाएगी, ठीक। ये कर्व है वेलोसिटी का, ठीक। यही का यही डिस्टेंस का भी देखो, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो डिस्टेंस ऐसे होती है, ठीक है ना। यहां पे डिस्टेंस होगी ऐसे, फिर जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस बिल्कुल ऐसे बढ़ेगी यूं, और वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन है तो पॉजिटिव, चीज स्लो हो रही है, तो उसके बाद होगा ऐसे। ये एक्सेलरेशन का है, ये डिस्प्लेसमेंट का है और ये वेलोसिटी का, ये ग्राफ हो गए, ठीक। अब वो बोल रहा है कि ट्रेवल डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड, ठीक। देखो x होता है dx बाई dt होता है v, तो अगर मैं ये काम करूं कि dx को तो इधर ही रख दूं और v के साथ dt की मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये dx जो x हो जाएगा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ v dt ले लेता हूं मैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ v dt इज x, यानी कि ट्रेवल डिस्टेंस या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v dt। अब v dt क्या है, अगर इस पे v और इस पे t प्लॉट कर रहे हो तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt का मतलब है एरिया अंडर कर्व। मान लो कोई vt कर्व है, vt कर्व के नीचे का एरिया डिस्टेंस देगा, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल इस चीज का और है, जैसे मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डी टी होता है, ये वो होता है ना डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ, तो यहां पे P इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अगर कोई कर्व ऐसा है कि इस लाइन पे तो F और इस लाइन पे T और उसके अंदर का कर्व ऐसे कुछ आता है, कैसा भी कर्व आता है, तो उसमें आप अगर इस कर्व के नीचे नीचे का एरिया ले लोगे ना, तो ये एरिया आपको ये वाली चीज दे देता है, मोमेंटम दे देगा ऑलवेज। यानी कि अगर कहीं पे y इज इक्वल टू एक्स डी टी है
तो y का मतलब होगा वो ग्राफ जिसमें इस लाइन पे x और इस लाइन पे t प्लॉट करते हैं और ऐसा ग्राफ आता है मान लो, ठीक है ना। तो अगर आप t1 से लेके t2 तक करते हो तो t1 से लेके t2 तक के नीचे नीचे का जो भी एरिया है वो एरिया आपका y हो जाएगा। एरिया अंडर कर्व तो पढ़ा होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज एरिया। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ x dt इज एरिया, xt कर्व का एरिया, y dx yx कर्व का एरिया, p dt pt कर्व का एरिया, ठीक। तो एरिया अंडर, यहां पे क्या है, एरिया अंडर vt कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ में आई? विद साइन, लाइन से ऊपर का एरिया होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा, लाइन से नीचे का एरिया होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लूं, यही तो v कर्व है, ये वाला एरिया अगर मुझे पता चल जाए तो ट्रेवल डिस्टेंस आ जाएगी, और ये वाला एरिया पता करना तो मुश्किल काम नहीं है, ठीक। आप ये देखो, अगर एक्सेलरेशन 5 है तो 10 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस at लगाओ, 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है 5, t कितना है 10, 50, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई है 50। अब आप देखो ये टोटल एरिया कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 50 500, और उसका आधा कितना हो गया 250, तो पहले सेकंड में हो गया, प्लस 50 इंटू 10, 500 इसने 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में चला है, ये फिर 250 हो जाएगा, कितना हो गया 1000, यानी कि 1 किलोमीटर, ठीक है ना। यही आंसर होगा। फीट में, फिट में, तो फिट में होगा, मीटर दिया हुआ, फिट दिया हुआ है, तो आंसर क्या है 1000 फीट, बस दो 1000 फीट हो गया, फिट में दिया तो फिट में आ जाएगा, क्या हो गया। कुछ समझ में आया क्या? ये था क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्या पूछा हुआ आपने, 8 का बी पार्ट। चलो 8 का बी पार्ट और देखते हैं। ग्राफ बनाए, फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैंने तो आपको अपना तरीका बताया है, ठीक है ना, मैंने आपको अपना तरीका बताया है। मुझे कुछ चीजें एक्स्ट्रा बतानी होती है क्वेश्चन के थ्रू। आपने तो आंसर निकाल लिया होगा इसका, नो डाउट, पर मुझे कुछ बातें क्वेश्चन के थ्रू बतानी होती है, जैसे एरिया वाला कॉन्सेप्ट बताया मैंने, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सब बोलता हूं, इन चीजों को आपको नोट करना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप नोट कर लोगे या इनको याद रखोगे तो क्लिक कर सकती हैं। 8th का बी पार्ट, figure E3 shows the velocity versus time for a particle going along axis. Find A, the acceleration. Acceleration तो पता चल जाएगा, slope of v, dv by dt क्या होता है, dv by dt होता है vt कर्व का स्लोप, ठीक है ना। कैसे निकलेगा एक्सेलरेशन, फॉर्मूले से निकल जाएगा ना। इसमें कर्व में ही देखो, जब 0 सेकंड है तो वेलोसिटी 2 है, जब 5 सेकंड है तो वेलोसिटी 4 हो गई, 10 सेकंड है तो वेलोसिटी 8 नहीं 6 हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली। पर आंसर तो 4 और उससे ही आ जाएगा ना। जब 5 सेकंड है तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट 4 है, ठीक, और 0 है तो 2 है, तो 5 सेकंड में 2 यूनिट बढ़ती हैं। देख लो एक्सेलरेशन कितना है, 3/5 बोला हो, 0 to 10 पे 8 हो रही है क्या, इसने लिखा हुआ 10 पे 8 हो रही है। हाँ हाँ सब, फिर तो ठीक है, 6 यूनिट बढ़ी है 10 सेकंड में, तो 6/10 करके 3/5 आ जाएगा, सही है। 8 का बी हो गया, 7th हो गया। 9th का बी पार्ट, 9th के बी पार्ट में क्या बोला है इसने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज 258, 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, देखो सर वो तो आ गया, सर वो सेकंड वाला नहीं आ रहा। बी तो पढ़ रहा हूं मैं, नहीं सर उसमें जो है ना 8 का 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे नहीं आ रही, वो आ गया। अच्छा 5 सेकंड पे 0 होगा, 5 सेकंड पे 0 होगा। देखो एक्स की वैल्यू नहीं बदल रही है,
8 सेकंड पे तो देखो 7.5 पे 50 है डिस्प्लेसमेंट, और 10 पे जाके 100 हो गया, यानी कि 2.5 सेकंड में 50 मीटर आगे चला गया वो, ठीक है ना। तो 50 बाई 2.5 20 हो गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गई। 7.5 सेकंड पे कितना है x? 50। 10 सेकंड पे कितना है? 100। तो 2.5 सेकंड में 50 मीटर ऊपर चला गया। अगर कोई चीज 2.5 सेकंड में 50 मीटर आगे चली जाती है तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। दैट्स इट, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्योंकि कर्व एकदम स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो 50 ही होगी, पूरी बदलेगी नहीं। 9th का बी पार्ट था ये। इसके बाद आपने पूछा 11th में इसने क्या बोला है? कुछ ग्राफ यहाँ पे फालतू में, ये मतलब डायग्राम बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस। 10th तो आसान है, अब हो जाएगा ना 10th। फाइंड ऑल्सो द एवरेज वेलोसिटी, सारी वेलोसिटी जोड़ के टाइम से डिवाइड कर लो, 0 आ जाएगी। अभी बता देता हूं 10th। 11 देखो पहले, फिगर शोज xt ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, फाइंड द टाइम t सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग 0 to t इज 0। देखो क्या है, xt कर्व दिया हुआ है, ग्राफ है ये ग्राफ। फाइंड द टाइम t सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 0 से t तक का वो टाइम बताना आपको जहां पे एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? v एवरेज क्या होगा? v एवरेज होगा डेल्टा x बाई डेल्टा टी। आपको डेल्टा x 0 करना, क्या डेल्टा t कोई दुनिया में 0 कर सकता है? डेल्टा t को कोई 0 कर ही नहीं सकता। तो डेल्टा x 0 कब होगा? यहां से ये कर्व जा रहा है ना, इसके सामने लाइन खींच दो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे x की वैल्यू सेम है, ठीक है ना। तो ये वो टाइम है, यहां पे उतने टाइम के बाद x फिर से वही हो गया, यानी कि पार्टिकल जहां था वहीं आ गया वापस। अगर x की वैल्यू फिर से सेम हो गई तो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट सेम हो गया। x क्या है? x कोऑर्डिनेट ही तो है, x पार्टिकल का कोऑर्डिनेट सेम हो गया, यानी कि पुरानी पोजीशन पे आ गया। तो अब आप देख लो 20 के सामने अप्रोक्सीमेटली 10.12 के आसपास बैठेगा, 12 सेकंड के आसपास बैठेगा। इसने क्या दिया हुआ? 12 ही दिया हुआ है ना, दैट्स इट। तो सर एग्जैक्टली नहीं निकल सकता, बस ग्राफ देख के आएगा। ग्राफ देख के कोई तरीका ही नहीं है। ओके, ये था 11th। 10th में देखो क्या दिक्कत है। 10th में इसने बोला है, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन दिस फिगर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अरे 2 होते हैं ये, एक बीच में होता है, एक उधर रखा होता है, उड़ा दिया लगता है किसी ने। देखो इसने ग्राफ जो बनाया है वो सोचने वाली बात है। ये ग्राफ बनाया है इसने, ठीक। इसने बोला है कि जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है ना इस तरफ, और ये इस तरफ क्या है? टाइम। ये वाला पॉइंट कितने पे लगा हुआ है? 5 पे। ये वाला पॉइंट कितने पे लगा हुआ है? -5 पे। ये पॉइंट क्या है? 10, ये 20, ये 30 और ये 40। डिस्टेंस ट्रेवल, मैंने कहा वीटी कर्व का एरिया आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, वो डिस्टेंस नहीं देता। अब अगर ये एरिया निकालोगे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला एरिया निकालोगे तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन डिस्टेंस में तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेगा तो ये तो मान लो एरिया A1 है और ये एरिया A2 है। A1 की वैल्यू कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस 10 है और ये 5 है, 50 तो ये हो गया, 50 का हाफ 25 और 25 ये 50 हो गया, यानी कि 50 मीटर तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला है, और A2 भी तो 50 होगा और 50 वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला है। ये मीनिंग हुआ। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इसने पूछा है
फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वर्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल तो 100 हो जाएगी, यही आंसर होगा। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, 50 उधर चला 50 वापस, एवरेज वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए? 0। फॉर्मूला जब इसने ग्राफ दे रखा है तो फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते ना इसमें, फॉर्मूला तो 4 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूले की क्या जरूरत है, एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगा लो ना। फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूला लगाने के लिए पहले यहां दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत सारा। देखो फॉर्मूले से ही करना है तो करो। ये बताओ वेलोसिटी पूरा टाइम बदल रही है, एक्सेलरेशन कितना है पहले वाले केस में 0 से लेकर 10 तक? 1.2 मीटर पर सेकंड। कैसे निकाला है सर, गलत निकाल लिया? 10 सेकंड में 0 से 5 हो गई वेलोसिटी, 0.5 हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है ना, दूसरे वाले में डी एक्सेलरेशन 0.5 है, यानी कि उसमें दूसरे वाले में 0.5 हो गया। तो 0 से लेके 10 सेकंड तक ट्रेवल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? S इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ A इंटू 10 का स्क्वायर, कितनी हो गई? 25 हो गई, 25 हो गई, 25 ही इसमें होगी, दोबारा कैलकुलेट कर लेना। 25 फिर से इसमें आएगी और 25 फिर से इसमें आएगी, 4 बार फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। पर ये बताओ ये जो एक्सेलरेशन आपने निकाला है ये तो डायग्राम से ही निकाला है, बिना डायग्राम के हो ही नहीं सकता क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन ही डायग्राम में दिया है। ठीक, हाँ जी। यू कितना होगा सर? 0 वी होगा ना 5 फर्स्ट केस में सर। v क्यों 5? v तो बदल रहा है पूरा टाइम। ये मैंने एक्सेलरेशन निकाला है v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 करके। v2 कितना है? 5, v1 कितना है? 0, t2 कितना है? 10। सर v मतलब फाइनल वेलोसिटी, वो तो 5 वो तो दे रखी है उसने, होगी क्या? तो पैदा हुई है 5 लेके। ठीक, ये 12, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 12 के बाद कौन सा है? 18 पे पहुंचे हो ना सीधे, या 16 भी है बीच में भी। A bullet traveling with a speed of 16 meter per second penetrates a tree trunk and come to rest in 0.4 second. Find the time taken during the retardation. Second equation लगाओ, S is equal to ut plus half at square, S की वैल्यू 0.4। ठीक, लगा के बता देता हूं। कौन सा क्वेश्चन है ये? 16। एक बुलेट थी, ऐसे आ रही थी, जैसे ही एंटर हुई आगे चलती चली गई और यहां जाके रेस्ट में आ गई। ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है 0.4। ठीक है ना, ठीक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 0.4। तो ये तो S हो गया, S की वैल्यू तो हो गई प्लस का 0.4। अगर बॉडी यहां से लेके यहां तक जाके स्लो हो रही है, ठीक है ना, स्लो होने का मीनिंग क्या है? ठीक है ना, स्लो होने का मीनिंग ये है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रिटार्डेशन है। ठीक, अब टाइम क्या पूछा गया इसने? टाइम पूछा है, क्या पूछा है? सर टाइम टेकन ड्यूरिंग द कितनी वेलोसिटी से आ रही है? 16 मीटर यानी कि u की वैल्यू कितनी है? 16, और v की वैल्यू कितनी है? 0। थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ नहीं, टाइम आ जाएगा क्या? एक्सेलरेशन नहीं पता ना हमें, फर्स्ट वाले में टाइम भी नहीं पता है। हाँ, वो 2 बार लगानी पड़ेगी। थर्ड इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। a डायरेक्ट निकल आएगा, a को उठा के फर्स्ट या सेकंड में डाल दो, टाइम आ जाएगा। क्लियर? ये कौन सा था? 16। इसके बाद 18। सर एक और फॉर्मूला होता है ना सर, s इक्वल्स टू u प्लस v बाय 2। वो तो nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस का होता है शायद। सर उससे आ रहा है एक बार, उससे भी आ जाएगा, बात तो एक ही है, 2 तरीके से। कौन सा था ये? 16, 17, 18। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का ग्राफ ऊपर जाएगा।
इफ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है ना, तो एवरेज वेलोसिटी पूछी है, डिस्टेंस ट्रेवल पूछी, तो हो जाना चाहिए क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक, 19 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, कितने लोगों को डाउट है 19 में? शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक, देखो 19 में क्या है। इसने बोला है ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज। एक ड्राइवर है ट्रक का, मान लो, जब उसे दिखता है कि कुछ आ रहा है तो इतनी देर में ब्रेक दबाता है ना, तो 2.2 सेकेंड हो जाते हैं। ठीक है ना, ब्रेक प्रेस करता है ना, इतनी देर में 0.2 सेकेंड हो जाते हैं। तो अगर उसको, मान लो ये जा रहा है ट्रक, ट्रक ही तो है, तो इस तरफ जा रहा है वो, यहां पे भी ब्रेक होते हैं इस तरीके के, तो वो ऐसे पैर से दबाता है इनको, इतनी देर में ब्रेक दबाता है, 0.2 सेकेंड हो जाते हैं। इसका मतलब अगर ट्रक इस तरफ v स्पीड से जा रहा है तो 0.2 सेकेंड तक तो v स्पीड से ही चलता रहेगा। ठीक, उसके बाद जब ब्रेक लगने शुरू होंगे तो स्पीड धीरे धीरे कम होकर 0 हो जाएगी। ऐसा ग्राफ आएगा, सोच के देखो, ऐसे ही तो होगा। अब ये कहता, अब इस चीज को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। जितनी देर में दिमाग रिएक्ट करता है देखने के बाद, अरे यार मुझे ब्रेक लगाने चाहिए, तो ब्रेक लगाने चाहिए से लगने तक 0.2 सेकेंड लग जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या बोलता है ये, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इफ ही इज ड्राइविंग कार एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर का मतलब क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड हुआ। ठीक है ना, इतनी स्पीड से चला रहा है वो। ठीक, ब्रेक कॉज एन डी एक्सेलरेशन ऑफ 0.6 मीटर पर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डी एक्सेलरेशन है। यानी कि अगर 15 की स्पीड है तो 2.5 सेकेंड में रोक देगा। 1 सेकेंड बाद 9 रह जाएगी, 1 सेकेंड बाद 3 रह जाएगी, और 0.5 सेकेंड में 0 हो जाएगी। यानी कि ये वाला कितना होगा, 2.5 सेकेंड। बात समझ में आती है? इसके नीचे नीचे का एरिया ले लो, और ये तो 15 है, ट्रेवल डिस्टेंस आ जाएगी। क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही शी इज नीड टू पुट इट ऑन द ब्रेक। समझ में आया क्या? यही तो ट्रेवल डिस्टेंस हो गई। निकाल के बताओ कितना आएगा। 2.5 तो ये है और 15 ये है। चलो 15 और 0.2 की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3.0 प्लस 15 की और 2.5 की मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 37.5 को 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा अभी, कितना आएगा, 18.75। तो 18 और 3 21 हो गए, 21.75 मीटर। आंसर क्या है, 22 है ना, तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर है। क्लियर? चलो, ये था 19th क्वेश्चन। 19 के बाद कौन सा है, 21। 20 तो छोड़ दो, बकवास क्या है ये, पुलिस जीप। 21 कितने लोगों ने किया है? हाँ वही ना, 20 छोड़ दो, बेकार क्वेश्चन है, ऐसा कभी आएगा भी नहीं। (21) कितने लोगों को डाउट है 21 में? ओके, चलो 21 देखो। 21 में इसने क्या बोला है, इसने बोला कि किस तरीके का रास्ता है, यू, ठीक, और ये रास्ता यहां पे, मतलब यहां पानी भरा हुआ है, ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते। तो एक चोर है जो दौड़ रहा है चोरी करके, हाँ, उसके पीछे एक पुलिस है जो पीछे पीछे है, अभी काफी पीछे है पुलिस, चोर यहां पे है, समझ लो, ठीक। चोर यहां पे टर्न लेता है दौड़ते दौड़ते, इधर घुस गया बेचारा, किस्मत आज खराब थी उसकी, ठीक। तो ना इधर जा सकता ना इधर जा सकता, दौड़ रहा है, और चोर की स्पीड कम दे रखी है उसने, कितनी दी हुई है, 72 किलोमीटर पर, सीधे सीधे 20 मीटर पर सेकेंड, ये चोर की स्पीड है, ठीक है ना। और पुलिस की
पुलिस की कितनी है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो अब आप ये देखो, जब ये यहां से मुड़ेगा, इसने तो दौड़ना शुरू कर दिया, इसकी स्पीड कम है उसकी ज्यादा है, कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा। जब पुलिस की स्पीड 25 है उसकी 20 है, तो चाहे कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा और सीधे ही दौड़ना है। तो मान लो यहां जाके बेचारा पकड़ा जाता है। पकड़ने का मतलब चोर और पुलिस दोनों बराबर में आ गए, यही तो मतलब है। अब वो ये कह रहा है कि जब चोर टर्न पे मुड़ा था उसके 10 सेकंड के बाद पुलिस मुड़ी है यहां से। इसका मतलब अगर चोर यहां से यहां तक टी टाइम में पहुंचा है तो पुलिस वालों को बेचारों को T-10 सेकंड ही मिले हैं दौड़ने के लिए। बात समझ में आई? तो ये वाली डिस्टेंस है डी डिस्टेंस चोर ने 40 की स्पीड से टी टाइम में ट्रेवल की है, और पुलिस वाले तो 10 सेकंड बाद आए हैं, उनको तो 10 सेकंड कम मिले 20 की स्पीड से। ठीक है ना, उनको तो 10 सेकंड कम मिले, तो उन्होंने भी यही डिस्टेंस 25 की स्पीड से T-10 सेकंड में पूरी कर ली। दोनों को बराबर कर दो, टी की वैल्यू 50 आ जाएगी एक बार में ही। दैट्स इट। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, 2 लाइन का था। बात समझ में आई ना? ये था 21 के बाद कौन सा था 22 अच्छा क्वेश्चन है। 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप देखोगे तो उसने बोला है कि एक रोड है, इस रोड पे 2 कारें हैं। ठीक है ना, दोनों कारों की लेंथ है 5 मीटर, एक 60 की स्पीड से चल रही है और एक 40 की स्पीड से चल रही है। एक 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और दूसरी 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक, दोनों एक डायरेक्शन में जा रही हैं। तो जो फास्ट चलने वाले हैं वो अभी पीछे है, स्लो चलने वाली आगे, तो कभी ना कभी ओवरटेक तो करेगी। अब देखो, मान लो ओवरटेक शुरू हुआ, एक कार तो ये रही, ठीक, दूसरी कार जब ओवरटेक, ये कार इस तरफ जा रही है, कार ए ले लो, कार बी जब इसको ओवरटेक करना शुरू करेगी तो ये वाली सिचुएशन होगी। ओवरटेक शुरू करने का मतलब क्या है, पिछले वाली कार के बिल्कुल बैक के पास आ जाओ, वहां से ओवरटेक शुरू हो गया, ओवरटेक चल रहा है अभी, बीच रास्ते में ऐसी भी सिचुएशन आएंगी, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा ये कार यहां होगी, वो आगे चली जाएगी। तो जब ओवरटेक कंप्लीट हो चुका होगा उस वक्त की सिचुएशन तो ये वाली होगी ना, कार ए ये होगी, कार बी ये होगी। देखो यहां पे ओवरटेक शुरू हुआ और वहां पे ओवरटेक खत्म हो गया। क्या बात समझ में आई? अब आप ये देखो, एक की स्पीड तो 60 है, दूसरी की स्पीड कितनी है 40। ठीक, अब 42 है, तो अगर ये V2 है और ये V1 है तो V2 माइनस V1 कितनी हो गई 18 इंटू 5/18 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। अगर इसको रुका हुआ मान लिया जाए तो ये गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से आगे चलती हुई दिखेगी। ठीक, तो इसको ओवरटेक कितनी देर में कर देगी, 5 मीटर ये ट्रैवल करेगी, 5 ये ट्रैवल करेगी, 10 मीटर ट्रैवल करेगी। ठीक है ना, तो इसको ओवरटेक करने में 2 सेकंड लग जाएंगे। ये तो 3rd 4th क्लास के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे होते हैं ना, डिस्टेंस और स्पीड वाले क्वेश्चन ज्यादा 5th 6th में आते होंगे, बस नहीं आते क्या, ये बाद में आते हैं 7th 8th में आते हैं। चलो कोई बात नहीं, 7th 8th तक तो आप अभी पहुंचे ही नहीं हो, है ना। तो जब ये कार ऐसे, अगर इसको रुका हुआ मान ले तो ओवरटेक यहां से यू होगा, तो आप देख लो ओवरटेक करने के लिए ए के बराबर में उसको 10 मीटर चलना पड़ेगा आगे, क्योंकि ये वाली लेंथ तो कवर करनी है और खुद भी पूरा आगे निकलना है। ठीक है ना, तो टाइम लग जाएगा कितना 10/5 यानी कि 2 सेकंड में ओवरटेक कर लेगी ये। इसका मतलब इस सिचुएशन से ये वाली सिचुएशन आने में 2 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? अगर इतने में भी कुछ मतलब रियलाइज नहीं हो रहा
तो एक तरीका और है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये समझ में तो आ रहा है ना 2 सेकंड। सर ये रिलेटिव इक्वेशन के उसके लिए कुछ हो सकता है? रिलेटिव ही तो लगाया हमने, रिलेटिव ही लगाया हमने। वैसे देख लो, मान लो ये वाली डिस्टेंस d है, तो ये वाली डिस्टेंस d प्लस 10 होगी कि नहीं होगी? देखो यहां से लेके जो इसने ट्रेवल, देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस तो d हो गई, इसने बैक से बैक लेंगे तो इसने d डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इस वाली कार के बैक से अगर इसी वाली कार के बैक तक का लोगे तो इसने d प्लस 10 ट्रेवल की है। देखो इसके बैक से इसी का बैक लो तो इसमें 5 मीटर तो आगे जोड़ना पड़ेगा और 5 मीटर पीछे जोड़ना पड़ेगा, तो इसने कितना ट्रेवल किया? d प्लस 10। दो इक्वेशन बना लो, d प्लस 10 इज इक्वल टू 60 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई बाई t, और d इज इक्वल टू 42 इंटू 5/18 और मल्टीप्लाई बाई t। दोनों को डिवाइड कर दो, t से t कट गया, 5/18 से 5/18 कट गया, 60/42 इक्वल टू d प्लस 10 बाई डी। d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू यहां पे रखो, t आ जाएगा, ठीक। और जब इसको सॉल्व कर लोगे, चलो d की वैल्यू बता दो कितनी आई। ये सब तो कैंसिल हो गया, ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो 60/42 कितना आया? कितना आया? 5/4। किससे काटा? 6 से काट लो, 10/7 आ जाएगा, ठीक। तो d प्लस 10 बाई d इज इक्वल टू 10/7, तो 7d प्लस 70 इज इक्वल टू 10d, 3d इज इक्वल टू 70, d इज इक्वल टू आ जाएगा 70/3। हो गया, d की वैल्यू नीचे रखोगे 70/3, देख लो 70/3 इज इक्वल टू 42 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई बाई टी, टी की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है ना। t 2 आ गया, d 70/3 आ गया। सब चीजें क्लियर हैं आपको। अब ये बोल रहा है कि इसने कितनी रोड यूज की है। रोड यूज तो यहां से लेके, यहां से रोड यूज होनी शुरू हो गई, इंगेज, इंगेज का मतलब कितनी रोड इंगेज है, तो रोड इंगेज तो यहां से शुरू हो गई ना, यहां से लेके यहां तक की रोड इंगेज है, और d प्लस 10 कहां तक की डिस्टेंस है? ये वाली, ये d प्लस 10 है, तो ये कितनी होगी? और 5, यानी कि रोड इंगेज कितनी होगी? d प्लस 10 प्लस 5, यानी कि 70/3 प्लस 15, और 70/3 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 3, 23.33 प्लस 15, 38.33 मीटर। आंसर क्या है? कितना दिया हुआ है? 38, अप्रोक्सीमेटली दे दिया इसने, हमने एक्यूरेट निकाल दिया। कुछ समझ में आ रहा है क्या प्रोसीजर? जबकि कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। बस आपको क्लियर होना चाहिए ना, रोड इंगेज पूछी है, यानी कि कहां से कहां तक की रोड ब्लॉक है इस टाइम। एक यहां से और यहां तक की रोड पे कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, उतने टाइम में। क्लियर हो रहा है? चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 22। 22 के बाद कौन सा आपका? 24। एचसीवी का अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया ना, तो आईआईटी की तो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन ट्रिपल ई का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर एचसीवी कंप्लीट करके जाओगे तो। अब क्या हुआ? अब हम महात्मा गांधी नहीं रहे, उनका नाम तो लिया जाता है समझ में आया ना? ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ बचेगा पक्का। जो भी है 23 का इसने बोला बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट द टाइम रीच बाय द हाइट। ये अभी कराऊंगा मैं, फ्री फॉल कराऊंगा, ठीक है ना। 24 तो होना चाहिए। 24 में कितने लोगों को डाउट है? ओके, 24 का 24 देख लो, ये लो अभी ले लेते हैं सारी चीजें जो भी है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप एट ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड,
इफ द बलून वाज एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा इज्जत के साथ कर लेते हैं। ठीक, ये रहा बलून, इसमें कोई खड़ा हुआ है, हाथ में बॉल पकड़ के, ठीक है ना, बलून है ये, फिजिक्स में बलून ऐसे ही होते हैं। ठीक, ये हाथ में बॉल लेके खड़ा हुआ है, ये रही ग्राउंड। ग्राउंड से इस वक्त हाइट कितनी है इसकी, कितनी है 60 मीटर, और स्पीड कितनी है बलून की ऊपर जाने वाली, स्पीड है ऊपर से बलून की 7 मीटर पर सेकंड ये जा रहा है। अगर ये हाथ में बॉल पकड़ रखी है और 7 से, तो बॉल की स्पीड भी तो 7 है ऊपर। अब इसने क्या किया, बॉल का ऐसे छोड़ दिया, तो बॉल ऊपर कितनी स्पीड से जा रही होगी 7 से, तो अब क्या होगा, बॉल 7 मीटर से जाके बॉल तो ऊपर जाके यूं आ जाएगी नीचे। ठीक, टाइम पूछ रहा है यहां गिरने का कितना है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना। ऊपर वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो और नीचे वाली डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले रहे हो। डिस्प्लेसमेंट कितना है, यही तो है डिस्प्लेसमेंट, ये वाला। बॉल अपनी इनिशियल पोजीशन से नीचे आ गई है या ऊपर, फाइनली नीचे आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप लोगे -60। देख लो, ठीक है ना। अगर y कोऑर्डिनेट ऐसे लगा लो तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और इसका y कोऑर्डिनेट 60 होगा, और फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो -60 तो बचेगा। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस का 10 लोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन किस तरफ है, इस तरफ है जी। बॉल को ऐसे छोड़ दोगे तो एक्सेलरेशन तो नीचे रहेगा ना उस पे, ए की वैल्यू -10 लोगे। नीचे आते हैं सर, फ्री बॉल में चीज नेगेटिव तो तब लेते हैं ना। चीज के ऊपर नीचे जाने से एक्सेलरेशन का क्या लेना देना, एक्सेलरेशन तो अर्थ लगा रही है, अर्थ सबको नीचे खींचती है। कोई ऊपर जा रहा हो उसको भी नीचे खींचती है, कोई नीचे जा रहा हो उसको भी नीचे खींचती है, तो एक्सेलरेशन तो नीचे ही रहेगा, चीज चाहे कहीं भी चले। बॉडी के ऊपर या नीचे जाने से एक्सेलरेशन का कोई लेना देना नहीं है, जैसे जी लगता है सर, कुछ भी। वही तो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है। जब चीज नीचे आती है तो हम उसे मतलब पॉजिटिव लेते हैं। जी को जिसने भी पढ़ाया है ना, खुद कंफ्यूज था। ठीक, आप ये बताओ, अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो अर्थ ऊपर धकेलेगी क्या, किधर खींचेगी अर्थ, नीचे ही खींचेगी, दैट्स इट। और ये अर्थ का ही तो एक्सेलरेशन है। तो आर्बिट्रेट कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। आप चाहो नीचे पॉजिटिव ले लो, ऊपर नेगेटिव ले लो, मैं उससे भी करके दिखा दूंगा आपको। आप ऊपर पॉजिटिव ले लो, नीचे नेगेटिव ले लो, उससे भी हो जाएगा। पर एक बार जो ले लिया सो ले लिया। ये नहीं कि बॉल ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, नीचे जा रही है तो नेगेटिव। एक बार जो ले लिया सो ले लिया। ठीक, और कन्वेंशन यही है कि ऊपर की तरफ को पॉजिटिव मानते हैं और नीचे की तरफ को नेगेटिव मानते हैं। दोनों करके दिखाऊंगा, ये लो, इधर उल्टा कन्वेंशन लेके करके दिखाऊंगा। ठीक, पहले ये देख लो, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो -10 लिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट -60 क्यों लिया गया, क्योंकि फाइनल पॉइंट भी नीचे जाके है। इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ, उसको लिया जाएगा +7। ठीक, अब 3 पैरामीटर मेरे पास हो गए, और जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो 3, उनमें 4 पैरामीटर हैं हर एक में। 4 में से 3 पता हो तो चौथा निकल जाता है, इसमें t निकल जाएगा। s = ut + ½ at² लगाओ, ठीक है, तो टाइम निकल आएगा। s की वैल्यू कितनी लोगे, -60 = ut, u कितना है 7t, प्लस का हाफ, a की वैल्यू कितनी है -10 × t², तो -60 = 7t - 5t²। जल्दी से इसके मुझे वो पर निकाल के बताओ क्या होंगे। इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं हम, यहां पे दूसरा कन्वेंशन उधर सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। 5t² - 7t - 60 = 0, ये है। इसको सॉल्व करो, एक क्या आएगा, t की वैल्यू क्या आएगी, -b 7 ± √b², 49 - 4ac प्लस 60 और 50 300 हो गए। 300 - × 4 करेंगे
1200 हो गए, तो माइनस माइनस प्लस के 1200 हो गए, -4 ए सी है ना, सी नेगेटिव है और एक माइनस यहां पे, डिवाइडेड बाई 10। ठीक, तो ये तो हो गया 0.7 प्लस माइनस अंडर रूट का 1249। कितना आएगा 1249 का अंडर रूट, डिवाइडेड बाई 10 भी तो होगा, कितना होगा 3.5 इसका 1250 का अंडर रूट कितना आएगा लगभग, सर 35 का आता है 12.25 1225, 35 का आता है, 1225 ही मान लो, ठीक है ना। तो बाहर कितना निकल के आएगा 35, 35 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस के 3.5 और ये प्लस के 0.7, माइनस लेने से तो टाइम गलत आ जाएगा, प्लस ही ले सकते हैं, तो 3.5 प्लस 7 4.2 सेकेंड के आसपास आ रहा है। 4.3 आंसर कितना है 4.3, ये 3.5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 3.6 ले लो इसको, तो 3.6 ले लेते हैं इसको, आंसर एकदम सही आ जाएगा, ये आंसर होगा। देख लो आपके सामने प्लस का आंसर आया कि या नहीं आया, निकल के बताओ, समझ में आया। अब इसको उल्टा करके देख लेते हैं, इधर की साइड कर देते हैं इसको उल्टा, ठीक नहीं, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं इसको, फिर पता चल जाएगा आपको। मैंने क्या किया, ऊपर की डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव ले लिया और नीचे की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब आप ये देखो, बैलून ऊपर जा चुका है, ठीक है ना। अब जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, यहां से नीचे पहुंच रहा है बैलून फाइनली, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। एस की वैल्यू को आप पॉजिटिव का 60 पुट करोगे। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो, नीचे की डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले, प्लस का 10 पुट करोगे। यू की वैल्यू, बैलून में से बॉल ऊपर जा रही है तो माइनस का 7 पुट करोगे। वो जो इक्वेशन लिखी है ना, उसमें -1 की मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगी, ठीक। फिर भी 60 इज इक्वल टू माइनस का 70 यूटी प्लस का हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो 60 इज इक्वल टू माइनस का 70 प्लस का 5t स्क्वायर। इस क्वांटिटी को उधर ले जाओ, 0 इधर आ गया, 5t स्क्वायर माइनस का 70 और माइनस का 60। देखो वही इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई। 0 उधर की साइड ले आओगे तो वाला केस, 0 इधर की साइड ले आओगे तो ये वाला केस। अब आप मुझे बताओ, ऊपर प्लस लेने से या ऊपर माइनस लेने से कोई अंतर पड़ता है क्या, कोई डिफरेंस आता है आंसर में, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्वेंशन कुछ भी ले लो, ठीक है ना, बस आप में दम होना चाहिए उन्हें संभालने का। ले तो लेते हो पर उन्हें सही से पुट भी तो करना पड़ता है। तो बस वही है, ये वाला क्वेश्चन कौन सा था 24। और बताइए 25 का सी पार्ट, दैट्स द आंसर ऑफ द पार्ट सी बी, चेंजेज इफ इनिशियल स्पीड मोर देन 28 मीटर पर सेकंड सच दैट 40 और 80 और क्या 25। कितने लोगों ने ट्राई किया 25? ट्राई कर रखा है ना, पढ़ लो इसको एक बार। देखो 25 में इसने क्या बोला है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच, फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड आफ्टर रीच। चलिए अभी फ्री फॉल होगा ना, उसमें हो जाएगा ये क्वेश्चन, अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। अभी मैं कुछ और पढ़ा देता हूं, उसके बाद यहीं से स्टार्ट कर देंगे फिर से, यानी कि 24 तक डिस्कस हम मान रहे हैं HCV। द स्पीड ऑफ हार्ट, हाँ ये सब फ्री फॉल में ही आएगा। तो अब कल हमने ग्राफ किए थे, अब फ्री फॉल हेडिंग डालिए, ठीक। देखिए फ्री फॉल का मीनिंग क्या है। ये जो फ्री फॉल है पूरी काइनेमेटिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक है। 5 पॉइंट है
5 पॉइंट्स, पांचों आपको याद रखने हैं, कहीं भी यूज हो जाएंगे कभी भी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम आ रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पे। मान लो, पहले फ्री फॉल का मीनिंग समझा देता हूं मैं क्या है। फ्री फॉल का मतलब है जब किसी भी बॉडी को ग्रेविटी के हवाले कर देते हो ना, तो उसकी जो भी मोशन होती है वो फ्री फॉल होती है। मान लो एक बॉल ऐसे फेंक दी तिरछी, अपने प्रोजेक्टाइल करके जा रही है, केवल ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, फ्री फॉल कर रही है, ठीक है ना। जब बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगना बंद हो जाता है एक्सेप्ट ग्रेविटी, तो बॉडी को फ्री फॉल बोलते हैं। बॉल को ऊपर फेंक दो, जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापस आ जाएगी, फ्री फॉल कर रही है, क्योंकि केवल ग्रेविटी लग रही है और कुछ लग ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो का टॉपिक तो यहीं पे खत्म हो जाता है, ओनली ग्रेविटी, ओनली ग्रेविटी। जब केवल ग्रेविटी लगती है तो बॉडी फ्री फॉल करती है, ठीक है ना। और फ्री फॉल दो तरीके से कराया जा सकता है, या तो बिल्कुल सीधे या फिर तिरछा, या तो प्रोजेक्टाइल करवाओ, या फिर बॉडी को बिल्कुल जिस पाथ से फेंक रहे हो उसी से वापस बुलाओ। क्या बात समझ में आती है? वो तिरछे वाला केस तो हम प्रोजेक्टाइल में करेंगे, सीधे वाले केस कर लेते हैं, ठीक। अब फर्स्ट केस क्या है, अगर किसी बॉल को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से फेंका तो क्या होगा, ये बॉडी ऊपर जाएगी और यहां रुक के फिर से वापस आ जाएगी। दो लाइनें बनाई है मैंने आपको दिखाने के लिए, जबकि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर है। बात समझ में आ रही है? जिस पाथ से बॉडी जा रही है उसी से वापस आ रही है, लेकिन दो लाइनें बनाई है मैंने ताकि आपको दिखे कि बॉडी जा भी रही है और बॉडी आ भी रही है, ठीक। दो लाइनें अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर ही है, दिखाने के लिए अलग बनाई हुई है। अब ये देखो, ये बॉडी यहां से स्टार्ट होती है, यहां जाके रुक जाती है, वेलोसिटी कितनी है यहां पे 0। इस बॉडी का ऊपर जाने का टाइम है u/g, खत्म, ठीक। वापस आने का टाइम भी u/g, और हवा में रहने का टाइम है 2u/g। ये फर्स्ट पॉइंट था। अगर किसी बॉडी को u स्पीड से फेंकते हो ना, ठीक, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम लगाती है u/g। मान लो g की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू फिलहाल 10 लेते हैं। किसी बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लेगी 2 सेकंड, वापस आने में भी 2 सेकंड। टोटल टाइम कितना होगा 2u/g, 2 × 20/10, 4 सेकंड में पूरी होगी। तो किसी बॉल को अगर आप 10 की स्पीड से फेंकते तो कितनी देर बाद कैच करोगे? 10 की स्पीड से फेंकते तो कितनी देर बाद कैच करोगे? 2 सेकंड बाद। 1 सेकंड ऊपर जाने का, 1 सेकंड नीचे आने का, आ गया कैच। क्या बात समझ में आई? हमेशा के लिए याद रखना है, हमेशा के लिए, ठीक। और u इज वेलोसिटी अलोंग एक्सेलरेशन, ठीक। जो हम यहां पे ये u लिख रहे हैं ना, वो एक्सेलरेशन के अलोंग वेलोसिटी है, या तो उसके अपोजिट होगी या उसकी डायरेक्शन में होगी। बात समझ में आई? ये तिरछी विरछी वेलोसिटी नहीं है, पता चला जी तो नीचे लग रहा, उधर फेंक दिया 10 से, बताओ कितनी देर में वापस आएगी? ये जो स्पीड होनी चाहिए ऐसे होनी चाहिए, अपवर्ड अलोंग एक्सेलरेशन। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक। पता चला ऐसे फेंक दी 20 की स्पीड से, वापस ही नहीं आई। सर आपने तो बोला था 20 से फेंकते तो 4 सेकंड में वापस आ जाती है, तो आई नहीं वापस। बात समझ में आई ना? तो बॉडी को ऐसे ही फेंकना है। क्लियर? चलो दूसरा पॉइंट, ये था फर्स्ट पॉइंट, ठीक। सेकंड पॉइंट देखो, अगर इसी बॉडी को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है यू की स्पीड से, तो ये ऐसे ऊपर जाती है और ये घूम के वापस आ जाती है। मान लो ये वाली हाइट है h, ठीक है ना? तो हाइट की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाती है? वो होता है u²/2g। ये चीजें प्रूव भी हो सकती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही लिख रहा हूं मैं ये सब चीजें, u²/2g। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी चीज को आपने 20 की स्पीड से फेंका है तो कितनी हाइट तक जाके वापस आएगी? 20 का स्क्वायर बाई 20, 20 मीटर। और 10 की स्पीड से फेंकते तो कहां तक जाके वापस आएगी? 5 मीटर तक। 10 का स्क्वायर बाई 20,
यानी कि बॉडी की वेलोसिटी का स्क्वायर करो और 20 से डिवाइड कर दो, हाइट आ जाएगी। बात समझ में आई ना? 30 की स्पीड से फेंकते तो कितनी देर में, कितनी हाइट तक जाएगी? 30 की स्पीड से फेंकते हैं 45 मीटर तक जाएगी। समझ में आया? डायरेक्ट निकाल सकते हो, कुछ चीजें पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि कितनी हाइट तक जाएगी, कितनी देर में वापस आएगी, टाइम कितना लगाएगी ये अगर 30 की स्पीड से फेंकते हैं तो वापस आने में 6 सेकेंड। ठीक है ना? ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, ये अभी ऐसे लग रहा है आपको बस क्या आसान चीजें चल रही हैं, जब इनको डायरेक्ट यूज करेंगे ना, डायरेक्ट लिख देंगे, फिर पूछोगे सर ये कहां से लिख दिया, फिर पता चलेगा ऐसे। ठीक, थर्ड देखो, ये था सेकंड पॉइंट। ठीक, थर्ड में देखो, इसके हाथ में बॉल है, इसने बॉल को ड्रॉप किया है। ड्रॉप का मीनिंग u इज इक्वल टू 0। ड्रॉप करने का मतलब होता है बस उसे रिलीज कर दो आप। ठीक, तो ये अगर हाइट h है तो इस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगेगा √2h/g। ये आपका तीसरा पॉइंट है। कितना टाइम लगेगा? √2h/g। बात समझ में आती है? अब आप ये देखो, ये जो हाइट है जरूरी नहीं है कि ग्राउंड h पे आ जाए, यहां से ही तो हाइट है ये h। मान लो यहां पे एक विंडो है, यहां पे एक विंडो है, यहां पे एक खड़ा हुआ है, ये वाली हाइट है कैपिटल H। मान लो यहां से यहां तक की कितनी है? कैपिटल H। तो यहां से लेके यहां तक गिरने का टाइम √2 कैपिटल H/g हो जाएगा। कहीं ये सोचो ग्राउंड तक ही पहुंचने का टाइम इतना होता है, यहां से नीचे h हाइट गिरने का टाइम ये है। अगर ग्राउंड ना भी होती, ग्राउंड नीचे जाके होती, तो h हाइट तक गिरने का टाइम कितना होता? ये वाला होता। ठीक है ना? यानी कि जहां से ड्रॉप कर रहे हैं वहां से अगर h हाइट नीचे है तो टाइम होगा √2h/g। बात समझ में आई क्या? ये था थर्ड पॉइंट, याद रखना है। फोर्थ पॉइंट, ये है कि अगर इसको यहां से ड्रॉप कर रहे हैं, h हाइट है, तो यहां पर आते आते वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। ये भी ऐसे लगता है जैसे बहुत आसान बात है, और कहीं पे डायरेक्ट लिख देंगे, पता भी नहीं चलेगा सर को कैसे पता चला ये कहां से आया। तो कुछ नहीं करना होता। अगर आपको हाइट पता है तो यहां गिरने वाली वेलोसिटी तो पता ही होगी ना। कुछ चीजें ऐसी हैं कि उसने बोल दिया ना तो बहुत सारी चीजें हमें अपने आप पता चल जाती हैं कि ये इतना होगा, ये इतना होगा। ये सबसे मेन है फिफ्थ पॉइंट, वो समझ में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर किसी बॉल को आप यहां से ऊपर फेंकते हो तो ये ऊपर जाके फिर वापस आती है। ठीक, अगर इसमें कहीं पे भी एक लाइन खींच दो ऐसे करके, तो अगर यहां पे स्पीड 20 है तो यहां पे स्पीड 20 से कम हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। मान लो यहां पे स्पीड हो गई 18, तो बॉल जब वापस जाके इसी पॉइंट पे आएगी, वो यहां दिखाना पड़ेगा ना, इसके ऊपर नहीं दिखा सकते। तो इस टाइम नीचे की तरफ स्पीड 18 ही होगी, ये श्योर है। और अगर यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड लगे हैं तो अब यहां से लेके यहां तक गिरने में 2 सेकंड ही लगेंगे। जो काम जाते हुए होता है ना, वही काम उल्टा होके आते हुए होता। अगर यहां पे आके स्पीड 5 हो गई है तो जब घूम फिर के वापस आएगी ना तो यहां पे स्पीड 5 ही होगी। अंतर क्या होगा? यहां ऊपर की तरफ है और यहां नीचे की तरफ है। अगर यहां से लेके यहां तक जाने में 7 सेकंड लगे तो यहां से नीचे गिरने में 7 ही लगेंगे। बात समझ में आई? अगर यहां पे बिल्कुल टॉप पे खींचोगे तो यहां पे बस 0 होने वाली है, जब वापस आएगी तो भी ऑलमोस्ट 0 ही होगी। यहां तो फाइनल टॉप पॉइंट पे तो 0 हो जाती है ना। तो बिल्कुल जाने वाले पैरामीटर्स और आने वाले पैरामीटर हर चीज में आइडेंटिकल होते हैं। ये फिफ्थ पॉइंट है। पांचों पॉइंट आपको फ्री फॉल में याद रखने हैं। सर वो पहला और दूसरा
समझाने का कुछ है ही नहीं उसमें। देखो फर्स्ट पॉइंट देखो, u प्लस AT इज इक्वल टू v। किसी चीज को फेंक रहे हैं v से, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। इसको पुट कर दो 0 इज इक्वल टू u कितना था? v से फेंका था हमने, u से ही फेंका था, प्लस AT। जब ऊपर फेंका तो एक्सेलेरेशन नीचे था, ये बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? u बाई a, यानी कि u बाई g। ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम हो गया। ये एच मैक्स। और ये ट्रेवल डिस्टेंस निकाली है मैंने। थर्ड वाली इक्वेशन लगाओ, हाईएस्ट पॉइंट तक वेलोसिटी कितनी होगी? 0 का स्क्वायर, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी? u का स्क्वायर माइनस 2g और h मैक्स। तो h मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई? u स्क्वायर बाई 2g। मैंने कुछ अलग काम नहीं किए, मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताए हैं कि बस उसका फॉर्मूला ये होता है। मैक्सिमम हाइट है ऊपर वाला, मतलब जो बॉल अटेन करेगी। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। बस वही लगाया मैंने। नहीं सर, ऊपर वाला जो आपने लिखा है फर्स्ट केस में, हाँ सर वो है मैक्सिमम हाइट जो बॉल अटेन करेगी, और सर सेकंड वाला जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी। कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड? सर ये जो आपने फर्स्ट सर लिखा है ना, ये कौन सा, ये कौन सा? सर ये पहला पॉइंट। हाँ पहले पॉइंट में मैंने कहीं हाइट का नाम लिया? बताओ। हाइट नहीं। टाइम है ये बस, हाँ सर वही ना, टाइम मतलब इतना टाइम लेगी वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इतना टाइम लगी। हाँ हाँ हाँ, सेकंड वाला है कि वो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी वो है। हाँ बस वही है, वही है। चलिए हाँ, बस इनको नोट कर लो। 5 पॉइंट समवन है ये, 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट एक एक करके अभी इनके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल होने हैं, बहुत आफत आने वाली है 5 पॉइंट से। एग्जाम्पल्स करें या अभी नोट कर रहे हो? नोट करना एक एक पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट समझ में आ गया? है ना, ग्रेविटी का रोल क्यों नहीं है? ग्रेविटी पहले वाले ऊपर जाते हुए तो स्पीड को कम करेगी, नीचे जाते हुए स्पीड को बढ़ाएगी। बिल्कुल सेम आएगी, क्योंकि जो चीज इंक्रीज कर रही है वही चीज डिक्रीज कर रही है, जो चीज डिक्रीज कर रही है वही इंक्रीज कर रही है, तो वो उसी रेट से तो इंक्रीज करेगी और उसी रेट से डिक्रीज करेगी, इसलिए दोनों चीजें बिल्कुल सेम आ जाएंगी। ओके चलो अब क्वेश्चन पे उतर आते हैं। ये देखने के लिए खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और ये भी बॉल को ड्रॉप करेगा, बॉल आएगी ऐसे। कर लो, पहले नोट कर लो, एग्जांपल देता हूं फिर।
ये थर्ड वाला किसका केस है? टाइम ऑफ लाइफ, ये मतलब टाइम है। कौन से वाला? थर्ड वाला देखो सब लिखा हुआ है सिंबॉलिक फॉर्म में। एच हाइट से किसी चीज को गिराते हैं, जहां से आप ड्रॉप करते हैं वहां से एच हाइट नीचे जाने का टाइम है ये। चलो, ये टोटल हाइट है कैपिटल एच, ये वाली, ठीक। इसने बॉल को गिराया, ये भी एक बॉल लेके खड़ा हुआ है यहां पे, ये इसके पास, ठीक। तो क्या हुआ, इसने बॉल को गिराया, इसकी बॉल नीचे आ रही है। जैसे ही इसकी बॉल यहां पे आती है तुरंत ये भी अपनी बॉल को गिरा देता है। इसकी बॉल का नाम है ए और इसकी बॉल का नाम है बी। पहले ग्राउंड पे कौन सी गिरेगी? ए गिरेगी, क्योंकि पहले से बहुत तेज हो रखी है वो, ठीक है ना। बात समझ में आई? आपको बताना है कि जिस वक्त ए गिरेगी और जिस वक्त बी गिरेगी उन दोनों में कितना टाइम का डिफरेंस होगा। ए के गिरने की आवाज के बाद बी के गिरने की आवाज कितनी देर बाद आएगी? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? बस हाइट ले लो 40 मीटर और ये बिल्कुल 20 और 20 है, 20-20 है। बॉल की दोनों ड्रॉप कर रहे हैं, जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप किया हुआ है। G10, G की वैल्यू ऑलवेज 10। जीरो 0.82 सेकेंड्स, ओके। हो गया? चलो क्वेश्चन देखो, क्या आंसर आ रहा है। 40 मीटर नीचे गिरने का टाइम, ठीक है। अब ये देखो, इसको यहां से यहां तक गिरने में, ठीक है ना, कितना टाइम लग रहा है? TA, जिस वक्त ये गिर रहा है और जिस वक्त ये गिर रहा है, दोनों का टाइम देखना पहले तो। अब ये बताओ कि ये यहां से ड्रॉप की, यहां से लेके यहां तक गिरने में कुछ टाइम लगा, हमने उस वक्त ये थोड़ी ना ड्रॉप की है, ये तो बाद में ड्रॉप की गई है, ये उस वक्त ड्रॉप नहीं की गई है। अब आप ये देखो, पहले तो यही देख लो यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लग गया, ठीक। देखो यहां से लेके यहां तक आने में मान लो T1 टाइम लगता है, टोटल निकाल लो T1 वाला, पहले वाला T1 यहां से लेके यहां तक गिरने में आएगा √2 इंटू 40/10 √8। इतने सेकंड लगते हैं, इतने सेकंड लगते हैं। पर यहां से लेके यहां तक कुछ टाइम पास हो चुका है, तो वो देखते हैं कितना टाइम पास हो चुका है। अंडर 20 मीटर गिर गया ना ये, तो कितना टाइम पास हो चुका है? 2 इंटू 20/10, 2 सेकेंड जा चुके हैं। अब इस वाली ए बॉल के पास कितना टाइम बचा है गिरने में?
√8 माइनस 2। इतने सेकंड में ये वाली बॉल नीचे गिर जाएगी यहां पे। इतना टाइम ही तो बचा है और वो अभी शुरू हो रही है। उसके लिए अभी 20 मीटर है, तो वो बॉल यहां से लेके यहां तक गिरने में कितना टाइम लेगी? फिर से इतना 2 सेकंड लेगी। तो अब आप ये देखो, जब दोनों बॉल एक पॉइंट पे हैं, अब इसके इतने टाइम बाद तो ये गिर जाएगी और इसके 2 सेकंड बाद ये गिर जाएगी। तो दोनों में अंतर क्या होगा? दिस -2, ठीक है ना? 2 माइनस 4 माइनस √8 आंसर आ जाएगा। देखो फिर से सुनो ध्यान से, क्वेश्चन यार लाइफ इतनी आसान नहीं होती, ठीक? जब दोनों बॉल एक पॉइंट पे आ गई हैं, ठीक, उसके बाद कितना टाइम और लगाएगी ये? √8 माइनस 2। टोटल टाइम यहां से यहां तक गिरने में √8 का मतलब कितना होता है? 2 इंटू 1.41 अप्रोक्सीमेटली 2.82 सेकेंड। इतने सेकंड ये पूरी लगाएगी यहां से लेके यहां तक। लेकिन इस बॉल ने यहां से लेके यहां तक 2 सेकंड तो लगाई दिए पहले ही, ठीक है ना? तो इसके पास कितना टाइम बच रहा है? 0.82 सेकंड बच रहे हैं इसके पास। तो दोनों बॉल एक पॉइंट पे है, ये 0.82 सेकंड में नीचे गिर जाएगी और ये 2 सेकंड में नीचे गिरेगी। तो टाइम का गैप कितना होगा? 2 माइनस 0.82, तो 1.18 सेकेंड, या फिर 4 माइनस √8 सेकेंड। बात एक ही तो है। क्या बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को बात समझ आई? सर उस पॉइंट को भी कंसीडर किया सर, दोनों बॉल जब सेम आ जाएंगे। कंपेयर कैसे करोगे बताओ? तो सर पहले का जैसे पहले बताओ ये आंसर कितने लोगों का था? ये निकल आया था, समझ में आ गया ना? तो अब मैं ही पूछा कितने लोगों ने सॉल्व करके ये आंसर निकाल लिया था? किसी का आया था ये आंसर? हाँ, बस मैं यही कह रहा हूं, लाइफ इज नॉट सो इजी। दिखती बहुत आसान है पर होती नहीं है, ठीक? थोड़ा सा मतलब इमोशनल होके काम करना पड़ता है। कुछ समझ में आया क्या इस क्वेश्चन में? अब ये देखो, जो वो बॉल है ऊपर वाली, उसकी टोटल जर्नी कितनी देर की है? √8 सेकंड की। टोटल पाथ वो √8 सेकंड में ट्रेवल कर, लेकिन पहला हाफ वो 2 सेकंड में ट्रेवल करती है और बाकी का हाफ √8 माइनस 2 सेकंड में ट्रेवल, यानी कि इतना तो वो 2 सेकंड में ट्रेवल करती है और इतना कितने में कर लेती है? 0.82 सेकंड में। क्या बात समझ में आई? ठीक, तो आधा फर्स्ट हाफ और नेक्स्ट हाफ ट्रेवल करने का रेशियो कितना होता है? √8 माइनस 2 और √2 ये होता है। ये तो नेक्स्ट हाफ ट्रेवल करने का टाइम है और ये फर्स्ट हाफ ट्रेवल करने का टाइम है। तो 2/√8 माइनस 2, आप चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो ऊपर नीचे से। 2 नीचे से कॉमन लोगे तो 2 बचेगा, तो कितना बचेगा? √2 माइनस 1। 2 से 2 कट गया तो रेशियो होता है 1/√2 माइनस 1, यानी कि 1/0.4। यानी कि अगर फर्स्ट हाफ में 10 सेकंड लगाएगी तो नेक्स्ट हाफ में 4 सेकंड लगाएगी। ऐसा क्यों है? पहले हाफ में वेलोसिटी कम है, सेकंड हाफ में वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो सेकंड हाफ में टाइम बहुत कम लगता है, पहले हाफ में ज्यादा टाइम लगता है। कुछ समझ में आया क्या? कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है ना? क्योंकि जब ऐसे गिरेगी ना बॉल, पहला हाफ तो बहुत आराम से ट्रैवल कर, दूसरे हाफ में बहुत तेज स्पीड हो जाएगी उसकी। तो पहले 20 मीटर तो समझ लो 1 सेकंड में ट्रैवल कर रही है और दूसरे 20 मीटर केवल 0.4 सेकंड में ट्रैवल कर लेगी। और हमेशा यही रहेगा, चाहे बिल्डिंग की हाइट कुछ भी है पर रेशियो यही रहेगा, 1/√2 माइनस 1, ये रेशियो रहना है। मान लो कोई 500 मीटर की बिल्डिंग है तो ऊपर वाले 250 और नेक्स्ट वाले 250 ट्रैवल करने के टाइम में ये रेशियो रहेगा। बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है? याद रखनी है चीजें, ठीक? कितना टाइम बचता है अभी? 8-10 तक का टाइम है ना, 5 मिनट बचते हैं। चलिए ओके,
एक एग्जांपल और देखो फ्री फॉल पे ही। मान लो यही बिल्डिंग है, 45 मीटर की है, ठीक है ना। तो नीचे 25 है और ऊपर 20 है, ठीक। ये इंसान है, 2 बॉल लेके खड़ा हुआ है और एक यहां पे खड़ा हुआ है। वो क्या करता है, इसकी बॉल को कैच कर लेता है। तो इसने 2 बॉल फेंकी, एक कैच कर लेगा, एक तो बचेगी, ठीक है ना। तो क्या करता है, दोनों बॉल आ रही है ऐसे, एक को ये कैच कर लेता है और दूसरी कंटिन्यू रहती है। जैसे ये कैच करता है, कैच करके छोड़ देता है, तुरंत पकड़ता है फिर छोड़ देता है। पकड़ने का मतलब वेलोसिटी कितनी कर दी इसने, 0, ठीक। तो अब आप मुझे ये बताओ, जब दोनों बॉल गिरनी तो ग्राउंड पे ही है, दोनों बॉल के बीच में टाइम का डिफरेंस क्या होगा? क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि बॉल भले ही कुछ भी, बस हाइट का डिफरेंस है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। बात समझ में आती है? चलो खैर, एक एग्जांपल और देखो। ये 45 मीटर है, ठीक है। एक ने बॉल नीचे से फेंकी 30 की स्पीड से, एक ने बॉल ड्रॉप की। मीटिंग कहां पे होगी दोनों की? मीटिंग कहां पे होगी? मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट से तो ऊपर होगी। इस बॉल को नीचे तक गिरने में कितना टाइम लगना चाहिए? 3 सेकेंड। √2h/g जल्दी से मन मन में लगा के देख लिया करो। 2 × 45 90/10 √9 3 सेकेंड। ये ऐसे ही पूजा करने के लिए लिखवाएंगे फॉर्मूले। इसीलिए तो बोल रहा हूं, कुछ चीजें पता है तो और चीजें भी 3-4 पता होती हैं हमको। ये कितनी हाइट तक जाएगी? ये वहीं तक जाएगी, उसके पास तक ही, ठीक है ना। ये वहीं तक जाएगी, तो ये वाली बॉल तो वहां तक जाके वापस आएगी और वो बॉल नीचे आ जाएगी, ठीक। अब आप मुझे बताओ, अगर इन दोनों की मीटिंग यहां पे हो रही है कहीं पे, इस जगह, तो ये वाली हाइट कितनी है? इनकी मीटिंग 1.5 सेकंड बाद नहीं होनी चाहिए? डेढ़ सेकंड बाद होगी इनकी मीटिंग। कैसे? 5th पॉइंट यूज करो, ठीक है ना। पैरामीटर बिल्कुल सेम है, 5th पॉइंट यूज करो। जो इसका जाते टाइम बिहेवियर होगा और इसी का जो आते टाइम बिहेवियर होगा, जो आते टाइम बिहेवियर होगा वो तो उस बॉल का पहले से ही है। जाते टाइम ये और आते टाइम, समझ लो एक ही बॉल है हमारे पास, एक ही बॉल है। जाते टाइम जिस तरीके से ये जाएगी ना और फिर वापस आएगी, बिल्कुल जिस तरीके से वापस आ रही है उसी तरीके से 2 बॉल आएगी नीचे। तो मिड पॉइंट पे नहीं, 1.5 सेकंड में, 1.5 सेकंड। कॉमन सेंस लगाओ कि ये बॉल का बिहेवियर दोनों का बिल्कुल सेम है। टाइम दोनों को एक साथ छोड़ा गया है, तो टक्कर होते टाइम इतना ही टाइम इसने पास किया, इतना ही टाइम इसने पास किया। मान लो दोनों को एक साथ छोड़ रहे हो, टक्कर जो लगेगी तो वो सेम टाइम के बाद ही तो लगेगी। उतना टाइम उसका और उतना ही टाइम उसका, और टोटल टाइम है 3
तो 1.5 सेकंड बाद टक्कर हो जाएगी। पहले भी छोड़ो, वैसे भी छोड़ो, टेंशन मत लो। मान लो ये हाइट कितनी है h, तो ये वाली हाइट कितनी होगी 45 माइनस h। ठीक है, इसको यहां से लेके यहां तक गिरने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगेगा। उसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, √2 इंटू 45 माइनस h डिवाइडेड बाई 10, ये होगा ना t। उतने टाइम में ये वाली बॉल यहां तक पहुंचेगी। ठीक है ना, इसके लिए लिख दो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, और इस वाले t की वैल्यू ये वाली डाल देना, हाइट आ जाएगी फटाफट। बस 1.5 सेकंड में जितनी ट्रेवल, 1.5 सेकंड में जितनी ये गिरेगी इसकी वैल्यू क्या आप कैलकुलेट करके देखना, 1.5 सेकंड निकल के आएगी फाइनली। ठीक है ना, तो ये चीजें, ये जो कुछ टाइप के क्वेश्चन है ये रिलेटिव मोशन से भी हो जाते हैं बहुत इजीली। और वैसे करो तो थोड़ा काम करना। देखो जब इस टी की वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएगी ना, तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के जहां पे दो दो चीजें चलती हैं उनके लिए रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट टर्न पे तो अपन प्रोजेक्टाइल करेंगे और उसके बाद फिर रिलेटिव करेंगे। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं तक।